वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान, सऊदीया और टर्किया के जॉइंट डिफेंस पैक्ट की, जो कि आपने देखा कि 7 जुलाई को जो है वो साइन हुआ। तो इसको डिस्कस करेंगे और उसके जो की प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी जो रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान के लिए इसकी कितनी अहमियत है इसको भी हम जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मोहम्मद बिन सलमान हैं और तैयब उर्दवान साहब जो है मौजूद हैं, और उन्होंने जो है वो जॉइंट डिफेंस पैक्ट जो एग्रीमेंट साइन किया उसको जो है वो हाथ में उसकी कॉपी पकड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो है वो क्या मामलात हैं। अब देखें, इसको बहुत ज्यादा इस टाइम पे आप देखें जो है वो अहमियत दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक जो है लैंडमार्क पैक्ट है बेसिकली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है, खास करके मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को लेके अगर हम देखें, और पाकिस्तान के लिए अगर इसकी अहमियत देखें, एक ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं कि हम बहुत ही क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमारे डिफेंस पार्टनर्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं इवेंट क्या है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ जी 7 अगस्त को हुआ बेसिकली ये। ठीक है, और ये जो कड़ी पिछले साल एक स्टार्ट हुई थी जिसमें आपने देखा था पाकिस्तान और सऊदीया ने जो है सितंबर 17 को, यानी सितंबर 17 2025 को एक डिफेंस पैक्ट जो है ज्वाइन किया था, जिसका पर्पस यही था कि किसी एक स्टेट के ऊपर जो अटैक है वो दूसरे के ऊपर कंसिडर होगा। तो उस टाइम पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सुन्नी स्टेट्स जिनको कहा जा रहा था कि भाई टर्की है, सऊदी अरेबिया है और पाकिस्तान है, तो ये एक हो जाएंगे। ठीक है, और मजीद भी इसके अंदर ममालिक शायद शामिल हो सके। तो ये साइन कहां पे हुआ, इसकी अगर डेट और लोकेशन को देखें तो ये साइन हुआ है जी अल सफा पैलेस मक्का के अंदर। ठीक है, और मक्का अल मुकर्रमा समिट फॉर जॉइंट डिफेंस जो है वहां पे ये साइन हुआ है। और इसकी जो की प्रिंसिपल है वो यही है कि भाई अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक होगा तो वो तीनों के ऊपर अटैक जो है वो कंसिडर होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो टर्की के ऊपर भी अटैक कंसिडर किया जाएगा, वो जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर भी कंसिडर किया जाएगा, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यानी इसको यूं समझ लें कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो इन तीनों मुल्कों ने आगे से हमला कर दिया, गो कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इंडिया के खिलाफ नहीं है बेसिकली, लेकिन पर्पस यही है समझाने का। तो ये जो है बेसिकली क्या है जी, किसी एक के ऊपर अटैक जो है वो कंसिडर किया जाएगा तमाम मेंबर्स के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेटो जो है, आपको पता है नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक जो है वो सब के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा और सब मिल के आगे से उसका रिस्पॉन्स देंगे। समझ रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा कहा जाए। अब देखिए टर्की की अगर हम बात करते हैं तो टर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, तो उसे फिर क्या जरूरत है पाकिस्तान के साथ इसे ज्वाइन करने की। ठीक है, तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो की जो रिप्रेजेंटेटिव जो है अगर हम देखते हैं जो प्रेजेंट थे वहां पे उस टाइम पे पाकिस्तान की साइड से बात करते हैं जी, तो हमारे जो है वो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, CDF साहब जो है वो आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, फील्ड मार्शल साहब, अच्छा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौजूद थे इसाक डार साहब, और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से। सऊदीया की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। टर्किया की साइड से तैयब उर्दवान साहब और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मौजूद थे जहां पे ये सेरेमनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले CSS का हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर्स की डिटेल्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, डेली असाइनमेंट्स हैं और वीकली टेस्ट होते हैं और मॉक एग्जाम्स होते हैं। अब कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं जी, और फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि किस फ्रेमवर्क के ऊपर बेसिकली जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव इसका एक ही है, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है डिफेंस, कि भाई इनका जॉइंट डिफेंस हो जाएगा कि किसी एक के ऊपर हमला जो है वो सब के ऊपर हमला कंसिडर होगा। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये समझनी है, देखिए अब जैसे मैंने आपको कहा कि टर्की जो है वो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, तो उसे क्या जरूरत पड़ गई कि भाई वो इसको ज्वाइन करे। सवाल तो ये है, वो तो टर्की को पहले ही पता है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो सारे नेटो कंट्रीज उसका साथ देंगे, लेकिन उसे एक बात पता है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर कोई साथ नहीं देगा। वहीं पे अगर हम सऊदीया की बात करते हैं तो सऊदीया को पता है वो अमेरिका का जो है वो फ्रंट लाइन एलॉय है पाकिस्तान की तरह। आप देखिए पाकिस्तान भी अमेरिका का बहुत ज्यादा इस टाइम पे चहेता है। इसका मतलब ये है कि हमें किससे खतरा हो सकता है, इन ममालिक को इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को खतरा है जी इंडिया से सबसे ज्यादा, और तो किसी से नहीं है, और अगर किसी से है जिसे हम बड़ा दुश्मन समझते हैं तो वो अमेरिका है, यानी पब्लिक समझती है, समझ रहे हैं, जो ऊपर के लोग हैं वो तो नहीं समझते। वहीं पे अगर सऊदीया की बात करें तो वो किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता जी, वो ट्रस्ट नहीं कर सकता इजराइल के ऊपर।
अगर हम बात करें टर्किया की तो वो किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो भी इजराइल के ऊपर। सो बेसिकली ये डिफेंस पैक्ट याद रखिएगा सिर्फ इजराइल के खिलाफ है, बाकी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। अगर आप कल को ये सोचे इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, टर्किया और सऊदीया जो है शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने लगा, पाकिस्तान ने होने भी नहीं देगा और वो होंगे भी नहीं। गो के हेल्प वो करेंगे लेकिन वो डायरेक्टली वॉर के अंदर शामिल नहीं होंगे। ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ है बेसिकली, क्योंकि उन्हें पता है इजराइल से जो है वो थ्रेट है इन्हें, और पाकिस्तान ही वाहिद कंट्री है मुस्लिम दुनिया के अंदर जो इसे रोक सकता है। अब जो सबसे पहला पर्पस है वो है जी कलेक्टिव डिटरेंस का, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसी बनानी कि भाई जिसके नतीजे के तौर पे जो है ये अपने आप को या अपनी सोवरेनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके और इनके ऊपर कोई स्टेट हमला न कर सके। इसके अंदर जो इसका स्कोप है, यानी क्या क्या इसके अंदर होगा, इसके अंदर डिफेंस प्लानिंग जो है वो शामिल होगी जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल होगी, जॉइंट ट्रेनिंग शामिल होगी, ऑपरेशनल जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी होगी, यानी कि डाटा शेयरिंग होगी, मिलके जो है वो कल को एक्सरसाइजेस भी हो सकती है मिलिट्री की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन होगी डिफेंस को लेके, मेनली डिफेंस टेक्नोलॉजीज को लेके और इंटेलिजेंस को लेके, तो इन एरियाज के अंदर जो है ये काम करेंगे। इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज हैं, फिलहाल अभी कोई इसमें ऐसा मैकेनिज्म तय नहीं किया गया कि क्या इन्होंने कोई अपनी परमानेंट मिलिट्री बनानी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये फिलहाल परमानेंट मिलिट्री जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ कहा गया कि भाई आप एक दूसरे के इदारों में जाके घुस के काम करेंगे, ऐसा भी नहीं है। सो एक दूसरे की सुवरेनिटी वैसे ही रहेगी, इदारों की सुवरेनिटी रहेगी, ठीक है, लेकिन जब इन्हें जरूरत होगी तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब किस लेवल पे करेंगे, कहां पे करेंगे, वो फिलहाल अभी एम्बिग्विटी है, वो जो है चीजें छुपी हुई हैं, वो अभी नहीं बताई गई। अब देखिए बेसिकली ये कोई न्यू एग्रीमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये अपडेट हुआ पुराना एग्रीमेंट, यानी पाकिस्तान का और सऊदीया का जो लास्ट ईयर का सितंबर 17 का जो है वो एग्रीमेंट था, उसी के अंदर एक और मुल्क जो है वो शामिल हो गया, टर्किया। और आने वाले दिनों के अंदर मजीद कंट्रीज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले तो कतर का भी कहा जा रहा था, लेकिन आपने देखा पाकिस्तान ने जो है वो लास्ट वीक अल जजीरा को जो है वो बैन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो उससे भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है कि भाई पाकिस्तान जो है वहां पे तो फ्री स्पीच है ही नहीं, तो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी फिलहाल मजीद कंट्रीज जो है इसे आने वाले टाइम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये किस तरह की शील्ड एक बनेगी, अगर आप देखेंगे कि भाई एक साइड पे जो है वो टर्की है, बीच में सऊदीया है, एक साइड पे पाकिस्तान है, तो ये किस तरह की शील्ड बन रही है और किस रीजन के लिए बन रही है। सबसे पहले अगर आप देखें सऊदीया, तो सऊदीया की अगर कैपेबिलिटीज देखते हैं तो सऊदीया के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, यानी पैसा है, जैसे हम कहते हैं ना शेखों के पास पैसा है, तो सऊदीया के पास पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसलिए, और दूसरा उसका जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसे पता है कि मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो आज नहीं तो कल जो है वो किसी का टारगेट हो सकता है। जैसे होसी इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि भाई उनकी जो रेड सी के अंदर शिपिंग है उसको मुसलसल टारगेट किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके लिए आपने देखा कि 14 ममालिक का इत्तेहाद भी बना दिया गया, लेकिन इतना आसान नहीं है होसियों को रोकना। वहीं पे इजराइल की नीयत का कोई पता नहीं किस टाइम पे जो है वो हमला कर दे। तो सऊदीया के पास क्या है जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इसके पास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ये इसके थ्रू हेल्प कर सकता है। तो इस शील्ड के अंदर अगर हम कहते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या प्ले होगा, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसको जो फ्यूल देगा, जो ताकत देगी चीज, वो पैसा देगा, और वो कहां से आएगा, सऊदीया से आएगा। दूसरी चीज है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास क्या है भाई, उसके तो इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हैं, तो इसीलिए वो इसको ज्वाइन कर रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री है, यानी पाकिस्तान के पास फौजी ताकत जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म की है। मुस्लिम दुनिया में हम वाहिद जो है वो एटमी ताकत हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, समझ रहे हैं। इजराइल को हम नहीं मानते, रीजन के अंदर हमारी वॉर्स लगी हुई हैं, लास्ट ईयर हमने दिखाया इंडिया के साथ भी जो वॉर हुई, तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है वो बड़ी है कि यस इसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ मौजूद है। इससे बड़ी क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी कि भाई मिलिट्री ही हमारे मुल्क पे रूल करती है, पीछे बैठ के भी। तो इसके अलावा पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म वॉरफेयर के अंदर जो है वो काफी आपको पता है उसका तजर्बा है, सालों से हम पिछले 40 साल से हम ये कह रहे हैं जी हम जो है काउंटर टेररिज्म के काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन हम जो है वो मुसलसल काम कर रहे हैं। अब हमने नया फ्रंट स्टार्ट किया कश्मीर के अंदर, वहां पे भी हम काउंटर टेररिज्म पे जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री जो है वो मौजूद है और ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, समझ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मिलिट्री लेवल के ऊपर अगर हम एज ए इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन दायरा है मुस्लिम दुनिया के अंदर, लेकिन वो फिर जो इंटरनल चीजें देखते हैं तो फिर कुछ और है। टर्किया की अगर हम बात करते हैं तो एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री उसके पास मौजूद है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा एज है क्योंकि टर्किया जो है वो नेटो का मेंबर है, ये याद रखिएगा। दूसरा उसकी जो तरक्की है जाहिर बात है पाकिस्तान से, सऊदीया से बहुत आगे है, वो यूरोप के अंदर है।
तो ऐसे में जो है उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हैं। स्पेशली अगर हम बात करें उनके ड्रोन्स की, आपने देखा 2025 की जो हमारी वॉर हुई, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो हमने इंडिया के अंदर फेंके। सो इसका मतलब उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इसलिए हम उससे ये फायदा लेंगे और टेक्नोलॉजिकल जितना भी डिफेंस का सिस्टम है हम टर्की के साथ मिलकर बिल्ड करेंगे। सो ये जो शील्ड बन रही है, सऊदीया आप ये कह लें पैसा देगा, पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री देगा और टर्किया क्या करेगा, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बनेगा और जिसके थ्रू जो है ये मुश्तरका तौर पे लड़ेंगे, किसके साथ? इजराइल के साथ लड़ेंगे। याद रखिएगा, गो के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने नहीं कहा कि इजराइल के साथ लड़ेंगे, लेकिन पर्पस यही है कि इजराइल के साथ ही लड़ना है, उसी से ही थ्रेट है। अच्छा, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट और ड्राइविंग फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पे ये हमारे पास क्या है जी, टर्की है, ये सऊदीया है और ये पाकिस्तान है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल एक बन रही है डिफेंस की, और ये बेसिकली प्रोटेक्ट किसको कर रही है जी, ये प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली मिडिल ईस्ट को। अब देखिए इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, ठीक है, और इसी तरह से ईरान और इजराइल जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। तो इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो डेवलप हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर कि भाई इजराइल किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकता है। ऊपर से जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है रीजनल कंट्रीज पे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनको एक डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए था अपने आप को सिक्योर करने के लिए। गो के ईरान के खिलाफ ये कल को नहीं आएंगे, लेकिन एक मैकेनिज्म इन्हें चाहिए था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यूएस गल्फ सिक्योरिटी जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे ईरान बार बार ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूं अमेरिका यहां से निकले, और जब तक नहीं निकलेगा हम ये वॉर जारी रखेंगे। सो इसका मतलब ये है कि अगर कल को अमेरिका यहां से निकल जाता है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं वो अपनी बेसिस जो है वो यहां से शिफ्ट करेगा इजराइल में, तो फिर यहां पे इनकी सिक्योरिटी किसके पास जाएगी? समझ रहे हैं? तो फिर इनको अपनी सिक्योरिटी खुद ही देखनी पड़ेगी कि भाई अब हम, अमेरिका तो चला गया जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, गो कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जो है क्या होगा, अपनी सिक्योरिटी खुद देखेंगे। तो एक तो ये शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल जो यूएस जो सिक्योरिटी थी वो यहां पे काम नहीं कर रही, पहला रीजन ये है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मजीद इन चीजों को खराब कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जी हौसियों ने जो है वो रेड सी की शिपिंग ब्लॉक की हुई है। वो सऊदीया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी सिक्योरिटी और उसकी सुवरेनिटी का इशू है कि वो कैसे जो है वो आगे मैनेज करेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्लीमेंट्री जो है इनिशिएटिव्स क्या हैं इस टाइम पे, कि भाई सऊदीया ये चाह रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए, क्योंकि वो तेल नहीं बेचेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिक्स है या ज्योग्राफी है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड अनसर्टेनिटी है। कैलकुलेटेड अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि दुनिया के लिए एक इब्हाम पैदा कर दिया कि भाई ये किसके खिलाफ है। अब पता होते हुए तो हम ये कह रहे हैं इजराइल के खिलाफ है, लेकिन कल को क्या पता इंडिया भी डरे इस बात पे कि भाई पाकिस्तान पे हमला किया तो मतलब सऊदीया और टर्किया जो है वो भी मेरे पे हमला कर देंगे। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से टर्की पे अगर इजराइल हमला करता है तो उसे पता है भाई पाकिस्तान और सऊदीया भी आगे से हमला कर देंगे। तो ये एक एम्बिग्विटी जो है वो क्रिएट हुई है, जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये कैलकुलेटेड है, जिसको जानबूझ के रखा जा रहा है कि भाई चीजें फिलहाल अभी क्लोज नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। रीजनल सिक्योरिटी की जो ऑनरशिप है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी का इंचार्ज जो है वो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, यानी पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा जो है आपने देखा कि वो रेलिवेंट हो चुका है, और हर आने वाले टाइम के दौरान पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया को मजीद लीड करता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान एक तो बहुत ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में इन हो रहा है। दूसरा क्या हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज अपना कंट्रोल खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मुस्लिम नेटो जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या ये मुस्लिम नेटो है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल तक मॉडल मुस्लिम नेटो का ही है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो है अगर मजीद कंट्रीज भी इसमें ऐड होते हैं तो मजीद जो है वो चीजें और क्लियर होंगी कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली रीअसेसमेंट ऑफ अदर पावर्स हैं कि भाई किस तरह से जो है वो दूसरी पावर्स जो है अब इसको देखेंगी, इस ब्लॉक को देखेंगे। देखिए पूरी दुनिया इसको डिस्कस कर रही है, और अब उन्हें, उनके दिमाग में ये है कि किसी एक मुल्क पे हमला तीनों पे है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्हें ये अंदाजा हो रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बेसिकली दोबारा से एक हो रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि उनका जो रिलायबिलिटी थी उन वाले के ऊपर वो कम होती जा रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम उनके लिए पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, सऊदीया, पाकिस्तान और टर्की का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट है, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, और इसी तरह से दुनिया के लिए भी जो है वो अहमियत का हामिल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।